भारत में किसानों ने कई रूप धरे हैं। खासकर मोदी सरकार के आने के बाद तथाकथित किसानों के प्रतिभा में अनायास ही वृद्धि होती रही है। उन्होंने देश को दिखाया कि किसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तमिलनाडु से आए किसानों को याद करें तो पता चलेगा कि कालांतर में समुद्र तट पर योयो करने वाला व्यक्ति जंतर मंतर पर खोपड़ी लगाकर मरे हुए चूहे भी खा सकता है, अगर उसे 12 वर्ग मीटर की परिमिति में लाल माइक लिए पत्रकारिता के मसीहा कहीं दिख गए। मसीहा जी का तो ऐसा है कि किसान आंदोलन हो या फिर शाहीन बाग, टेंट शामियाना में बैठे कुर्ता सलवार वाले स्वयं को भीष्म और इस पौंड्रक को वासुदेव समझते हैं। फिर गीता न सही शमियाना के चौंक दे वो ढोरिये में घोंप नामक गीत पर नाच होता रहता है। ये किसान आंदोलन भी हमारे किसानों के नए रूप सामने लेकर आ रहा है, जिसके लिए समस्त भारत इनका आभार प्रकट करता है। हमने इस आंदोलन में भी पाया कि किसान विद्युत अभियंता भी हो सकता है, जो टावरों की बिजली काटता रहता है। एक और आयाम हमें यह भी दिखा कि किसान जनरेटर चोर भी हो सकता है, लेकिन यह चोर और चोरों की तरह नहीं है, बल्कि चोरी का माल ये किसान गुरुद्वारे में दान कर देता है। मैंने जानने की कोशिश की तो सॉल्ट न्यूज के संस्थापक एवं नासा से ताम्रपत्र पाए प्रतीक ने बताया, जिसे दुनिया टावर का तार काटने वाला बता रही है, वो वस्तुतः भारत का टावर है ही नहीं। वो तो आईफिल टावर है, जो आपको अलग एंगल से देखने पर पूरा दिखेगा। जो लोग तार काट रहे हैं वो भारतीय भी नहीं है। उन लोगों की आंखों में जूम करने से सच्चाई दिखती है कि वो कुछ संघी भजपइये हैं, जिसे मोदी ने ट्रक में बिठाकर पेरिस भेज दिया था। आगे उन्हीं के मित्र और पंचर विज्ञान के अग्रणी जुब्बू रंगरसिया ने कहा, साथ ही वीडियो को आप देखेंगे तो पाएंगे कि यह वीडियो जानबूझकर क्लोजअप में शूट की गई है, ताकि यह पता न चले कि जगह कौन सी है। सर पर पगड़ी रखवाकर भाजपा के लोगों ने पेरिस में आईफिल टावर के नीचे कटे हुए तार पकड़ा दिए हैं और वो वायरल भी करा दिया। वो जानते थे कि प्रतीक भाई उनकी करतूत भारत में होने से पहले ही पकड़ लेंगे, अतः उन्होंने राफेल देने वाले राष्ट्र को चुना। किसान आंदोलन आत्मनिर्भर भारत का एक समुचित उदाहरण बन चुका है। हमने यह भी देखा कि इस अनुपम प्रयोग में सिर्फ टेंट शामियाना ही नहीं देखा। इसमें गरीब दिखने वाले लोग थे, इसमें परेशान दिखने वाले लोग थे, इसमें खून की प्यासी चाचियां थी, ठोक देने वाले खालिस्तानी अंकल थे, मर्सिडीज वाले भैया थे, सिनेमा का प्रोजेक्टर था, थिन क्रस्ट पिज्ज़ा था, गाने बजाने वाले लोग थे, अखबार था, समाचार था, गीज़र थे। मतलब आप सोचिए कि वहाँ क्या था और वो वहाँ पे था। आप सोचिए कि 5000 लोग अपना घर बार छोड़कर कहीं से चलते हैं, मुसाफिर हूँ यारों, न घर है न ठिकाना गाते हुए पहुँचते हैं, और अगली लाइन सुनने से पहले दिल्ली पुलिस उन्हें रोक देती है। दिल्ली पुलिस ने ही सबसे ज़्यादा समस्या पैदा की है। किसान भाई तो बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रहे थे, क्योंकि अगली लाइन के हिसाब से मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। आप ही सोचिए कि जो किसान पंजाब से 4 महीने का राशन लेके चला होगा, वो क्या सोच के चला होगा। आपको लगता है कि घर छोड़कर कोई किसी यात्रा पर निकलता है तो सड़क पर बैठकर चाय बनाने के लिए निकलता है, या फिर राशन इस हिसाब से लेता है कि सफ़र भर जो है वो चलता रहे। मुझ पर विश्वास नहीं, ध्रुव टट्टी के गणित और ग्राफ पर विश्वास करेंगे कि नहीं आप? मैं मैप वैप दिखा दूंगा। गूगल मैप कहता है कि आदमी लगातार पैदल चलता रहे तो 14 दिन और 6 घंटे में पहुंच जाएगा। इस हिसाब से लोग लगातार चलते ही रहेंगे, लेकिन श्री ध्रुव टट्टी जी के गणित के हिसाब से चले और दिन के 6 घंटे ही चलें तो लगभग 56 दिन लगेंगे, मतलब 2 महीने। बंगाल की खाड़ी जाने और वापस आने का मिला लें तो लगभग 4 महीने हो ही जाते हैं। अब दिल्ली पुलिस ने स्वयं ही आसमानी डर के चलते बैरिकेड लगा दिए और रोक दिया है उन्हें। इसी में दिलजीत भाई गाने की अगली लाइन गा रहे थे तो उन्हें कंगना ने रंग बिरंगी बातें कहकर चुप करा दिया। फिर किसान आखिर करते क्या? किसानों ने सोचा कि मोदी जी का इतना साथ दिया है तो आत्मनिर्भर भारत योजना में भी साथ दे दिया जाए। इसी कारण कहीं से टेंट आया, कहीं से कालीनें आई, तैयारी शुरू हो गई। मुझे आंदोलनों का एक छात्र होने के बाद भी ये नहीं लगा कि यहाँ कुछ प्रदर्शन टाइप का होगा। मुझे लगा कि टेंट लग गया तो सज्जी इमाम टाइप के प्रवचन देने आएगा PhD धारी और कहेगा कि भैया असम को नहीं काट सकते क्या। ऐसे में वामपंथियों ने यहाँ पे घुसपैठ कर ली और लोगों को बताने लगे कि अब बैठ ही गए हो तो 5 महीने पुराने बिल पर आंदोलन ही करो। फिर तय हुआ कि आंदोलन कृषि बिलों के ऊपर होगा। लोगों ने उन्हें कहा कि उन्होंने तो बिल पढ़ा ही नहीं है। वामपंथियों ने समझाया कि पढ़ा तो उन्होंने भी नहीं है, लेकिन आंदोलन का पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना। पौंड्रक कुमार भी वहीं पे था। उसने कहा, देखिए एक लोकतंत्र में आंदोलन होते रहने चाहिए, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। अपने सफ़र के बीच में रोक लिए गए यात्रियों ने सवाल उठाया
कि कृषि कानूनों में तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो विरोध किया जाए। पाउंड्रक बकैत कुमार ने कहा था तो नागरिकता वाले में भी नहीं, लेकिन हमने 100 दिन चलाया कि नहीं। वो किसके लिए था? आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता चमक गई उससे? जहाँ जाता हूँ गाली सुनता हूँ, फिर भी राष्ट्रहित में मैंने उस आंदोलन को हवा दी। मैं जानता हूँ कि वहाँ शर्जील, सफूरा, खालिद ताहिर क्या कर रहे थे, लेकिन भीतर से घनघोर राष्ट्रवादी होने के कारण मैंने लोकतंत्र में विरोध के स्वर को जीवित रखा अपनी इमेज के बल पर। लोकतंत्र में और है क्या? विरोध से ही लोकतंत्र चलता है। यहाँ विरोध है ही नहीं। यह आदमी हर काम सही करता जा रहा है, सारी योजनाएं गरीबों के लिए बना रहा है, अल्पसंख्यकों के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला रहा है और चुनाव भी जीत रहा है। अतः विरोध की सारी संभावनाएं खत्म हो रही थी। फिर मेरे सपने में एक दिन निर्भय दुबे और गुलाम मुस्तफ़ा आए। उन्होंने कहा कि मेरे ही हाथों में भारत का भविष्य है, लोकतंत्र का। तब मैंने तय किया कि लोग मुझे गालियां दें वो ठीक है, लेकिन अपने कुकर्मों से मैं मोदी को जिताता रहूंगा, क्योंकि लोग मुझे सारे वामपंथियों का प्रणेता मानकर गुस्से में अगेंस्ट में वोट करेंगे। तब जाकर यात्री लोग माने। एक ने कहा कम से कम कानून में जो है वो तो बता दिया जाए, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। वामपंथियों की पूरी टीम आंदोलन को आंदोलन जैसा बनाने में लग गई। उनके साथ समस्या यह है कि उनके अपने काडर अब बचे नहीं। संघी लोग अपना काडर कई बार मोदी को भी नहीं देते प्रचार के लिए, तो वहाँ से मिलने की संभावना है नहीं। इसलिए वो थ्योरी तो बहुत जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल की कूट वाली कॉपी के लिए पैसा नहीं उनके पास। ऐसे में वो भीड़ ढूंढते हैं और उसमें आंदोलन करवाते हैं। अब देखिए कि शाहीन बाग तो गैर भारतीय मुसलमानों के लिए भारतीय मुसलमानों का आंदोलन था। उसमें हिंदू क्या करने गए थे? वहाँ बिंद्रा बिरयानी और लंगर क्यों चला रहा था? वहाँ पोस्टर बनाने वाले कहाँ से आ गए? ये तो आंदोलनों के नव अवयव हैं। समय बदलने के साथ साथ आंदोलनों की प्रकृति भी बदली है। ऐसे में वामपंथी तो बदल गए हैं, लेकिन आंदोलन के लिए डफली पीटकर भीड़ जुटाने वाले झोला चाप वामपंथी वामपंथनों को लोग पैसा तो दे देते हैं, ध्यान नहीं देते। जियो के दौर में लोग सेक्स और रोमांस से भरपूर वैसे वेब सीरीज देख रहे हैं जो यूपी के बाहर का कोई व्यक्ति देख ले तो उस राज्य में बेटी ना ब्याह है, क्योंकि हर सीरीज में घर की बहू ससुर के साथ आलिंगन में पाई जाती है और आदमी दिन भर गाली बकता है या फिर गोली चलाता रहता है। ऐसे में 150-200 सालों के अनुभव और समय के साथ बदलने की प्रवृत्ति के कारण वामपंथी थिंक टैंक तो इवॉल्व होता गया, लेकिन उसे क्रियान्वित करने वाले कम होते चले गए। बाद बाकी कसर मोदी ने सैकड़ों एनजीओ को बंद करवाकर पूरी कर दी। यही कारण है कि अब आंदोलन ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होने लगे। पहले आंदोलनों की तस्वीर में आपको लोगों की व्यवस्था, सरकार के लिए गुस्सा दिखता था। ये 3-4 दिन चलता था ज्ञापन वापन देके। अब के आंदोलनों में आपको लोगों की बेहतर जीवन शैली दिखेगी। सरकार के लिए गुस्सा दिखाने का काम पाउंड्रक कुमार जैसे लोग करने लगे हैं। अब यहाँ आपको फुट मसाजर दिखेगा, सिनेमा देखने के लिए प्रोजेक्टर दिखेगा, पिज्जा दिखेगा, वाईफाई की व्यवस्था मिलेगी, गर्म पानी के लिए गीजर दिखेगा और अपने प्रोपेगेंडा के लिए अपना अखबार और यूट्यूब का चैनल दिखेगा। सब कुछ इवॉल्व हो रहा है। भीड़ बनी किसानों की भीड़ और आंदोलन जो है उसका तैयार होने लगा। आंदोलन पहले स्वतः स्फूर्त हुआ करते थे, ऑर्गेनिक, यानी लोगों को कुछ सही नहीं लगा, इकट्ठा हुए, नारेबाजी हो गई, ज्ञापन दे दिया, मीडिया में कवरेज हो गई, चले आए। अब आंदोलन योजना के साथ होते हैं और वही होना भी चाहिए। एमबीए के दौर में इवेंट मैनेजमेंट एक विषय बन चुका है और आंदोलन में ग्लैमर की कमी हमेशा रही है। अगर आंदोलन आदि व्यवस्थित तरीके से नहीं होंगे तो इस विषय को शादी की प्री वेडिंग फोटोशूट और रातें दिया बुता के पिया क्या क्या किया ये वाले नाच तक में ही समेट दिया जाएगा। इवेंट मैनेजमेंट उससे बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। पब्लिसिटी के लिए तो पीआर वालों का मूल मंत्र है ही कि एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। तो भले ही वहाँ सिंघू बॉर्डर पर हर दिन पिज्ज़ा ना मिल रहा हो, लेकिन तस्वीर यही लीक की जाती है कि देखो क्या चल रहा है यहाँ पे। इसी कारण तो हाय हाय मोदी मर जा तू वाले गीत गवाए गए और पूरे आंदोलन को एक विस्फोटक कवरेज शुरुआती मिले। इसके लिए इंदिरा को ठोका था, मोदी को भी ठोक देंगे वाली बात कही गई। नहीं तो आपको लगता है कि अपने कौमारी वाले दौर के नाम को उसको लिए जाने पर एक महिला एक एंकर को उठवा सकती है, वो इंदिरा को ठोकने की बात पर अपने गुंडे नहीं भेजेगी। आंदोलन होना है तो बड़बोले लोग चाहिए जो माइक देखते ही फुल नेटवर्क में एकदम टावर पकड़ ले तुरंत और ऐसा टॉक टाइम खर्चा करे कि सारा रिचार्ज खत्म हो जाए। इसके लिए वामपंथियों को खालिस्तानियों से बेहतर कौन मिलता। उधर खालिस्तानियों को पब्लिसिटी की दरकार थी, इधर वामपंथियों की हथेली में खुजली हो रही थी, काम बन गया। सूक्तियों में भी उद्धृत है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। आंदोलन को खड़ा करने के लिए पूरा फ्लो चार्ट और सिचुएशन रिएक्शन एनालिसिस होती है।
आवश्यकताओं को खड़ा किया जाता है और फिर उसे पूरा किया जाता है। फिर जब लोगों ने गरियाना शुरू किया तो ये कहा जाने लगा कि आंदोलन का मतलब ये नहीं होता है कि आदमी परेशान होकर गरीब टाइप दिखता रहे। सही बात है, जब भारत डिजिटल इंडिया हो गया तो आंदोलन थोड़ा मॉडर्नाइज्ड और थोड़ा आधुनिक हो जाए तो क्या समस्या है। दुनिया बदल रही है, मौसम बदल रहा है, तो ऐसे में वामपंथियों के आंदोलन कैसे पुराने होंगे। ये लोग अब अमेरिका के चुनाव तक को पलट दे रहे हैं और आपको लगता है कि वो ये वही हंसिया वाली वही गीत गाते रहें और झंडा लेके मार्च करेंगे? नहीं।